हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी का जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस सेशन के लिए इंक्लूड किया है। तो आज हम करेंगे अपना हिंदी का अपना पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए पेपर 1 और पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही इस सेशन में आपको पेडागोजी के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही मैं आज करवाऊंगी आपको अनसीन पैसेज यानी गद्यांश कराऊंगी, और जैसे मैंने आपको गद्यांश सॉल्व करने का तरीका बताया था, ठीक वैसे ही मैं इस क्लास में आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मंडे से मेरे चैनल पर शुरू हो रही है सीडीपी की क्लासेस। तो आपकी एक भी क्लास मिस ना हो, आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें, इसके लिए अभी सब्सक्राइब कर लें आप टेड टॉक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। शुरुआत करेंगे गद्यांश के साथ। और जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी पैसेज आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कभी पैसेज को नहीं पढ़ेंगे शुरुआत में, आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हम भी ऐसे ही शुरुआत करेंगे। तो ये पैसेज आपको दिया गया है और इसमें आपको 129 से लेके 135 तक 6 प्रश्नों के आंसर देने हैं इस पैसेज से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे, जल्दी फटाफट देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि जीवन के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब ये इसका आंसर कैसे मिलेगा, आपको पैसेज को देख के मिलेगा। और देखिए मुझे थोड़ी देर हो रही है पढ़ने में, क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है, लेकिन आप जब एग्जाम में पढ़ेंगे तो किस तरह जल्दी फटाफट एकदम सरसरी निगाह से सारे क्वेश्चन देखेंगे। फिर अगला है कि अच्छे स्वास्थ्य को महावरदान क्यों कहा गया है, ये भी पैसेज से पता चलेगा पढ़ के। अगला, राष्ट्र और मानवता की सेवा करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है, ये भी पैसेज से पता चलेगा। दुर्बल और अशक्त व्यक्ति कैसे बन जाते हैं, ये भी पैसेज पढ़ के पता चलेगा। और नौ नौ आंसू बहाना, अब देखिए ये हमें मिल गया कि नौ नौ आंसू बहाना क्या है, लोकोक्ति, समास, मुहावरा या अलंकार है। अब इसके लिए हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो देखिए नौ नौ आंसू बहाना क्या है, एक मुहावरा है। तो इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वस्थ की भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए स्वस्थ की भाववाचक संज्ञा ऑप्शन क्या दिया है, स्वास्थ्य, अस्वास्थ्य, स्वार्थ या अस्वस्थ। तो देखिए स्वस्थ की भाववाचक संज्ञा क्या है, स्वास्थ्य है। देखिए इस तरह आपके 2 प्रश्न सॉल्व हो गए बिना पैसेज पढ़े ही। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, दुर्बल, अशक्त, सुखी और सुख। अब विशेषण मतलब क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताता है। तो किसी का दुर्बल होना उसकी विशेषता है, अशक्त है ये भी उसकी एक विशेषता है, वो सुखी है ये भी उसकी एक विशेषता है। लेकिन सुख, सुख क्या है, एक संज्ञा है, विशेषण नहीं है। तो इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, तो आपका सही होगा सुख। अब देखिए इस तरह हमने बिना पैसेज पढ़े 3 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अब जो बचे प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे कैसे, पैसेज को पढ़ के। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि जीवन के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि जीवन के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैंने क्या कहा था, आपको ध्यान देना है कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, उद्देश्य जीवन के। और ऑप्शन में क्या क्या है, परोपकार, स्वार्थ, स्वस्थ रह के या समूह में कार्य करने से रह के। अब हमें अपने दिमाग में क्या क्या रखना है, परोपकार, स्वार्थ, स्वस्थ रह के या समूह में कार्य करने से। और हमें जल्दी से इस क्वेश्चन में ढूंढना है कि कहाँ पे जीवन के उद्देश्य दिए हुए हैं, ढूंढना है कि उद्देश्य कहाँ लिखा गया है। तो देखिए हमारे संस्कृति में मानव जीवन के 4 उद्देश्य बताए गए हैं, और जीवन के इन उद्देश्यों को स्वस्थ शरीर द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जीवन के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और देखिए हमें दूसरी ही लाइन में मिल गया, दूसरी लाइन में क्या क्या मिल गया है कि जीवन के इन उद्देश्यों को स्वस्थ शरीर द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी आपका जो प्रश्न है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जो कह रहा है स्वस्थ रह के। अब अगला प्रश्न है कि अच्छे स्वास्थ्य को महावरदान क्यों कहा गया है। अब हमें क्या ढूंढना है कि कहाँ पे वरदान लिखा हुआ है, ऐसा हमें कीवर्ड वरदान है और हमें इस पैसेज में ढूंढना होगा कि वरदान कहाँ लिखा हुआ है। इसके साथ ही हमें कुछ और कीवर्ड्स को ध्यान में रखना होगा, जैसे स्वस्थ व्यक्ति ही समझदार है, स्वस्थ व्यक्ति ही समर्थ होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति ही निराशावादी होते हैं और स्वस्थ व्यक्ति भाग्यवादी होते हैं। तो देखिए कुछ ऑप्शन तो आप पढ़ के खुद से एलिमिनेट कर सकते हैं कि बात अच्छे स्वास्थ्य की जा रही है, तो निराशावादी और भाग्यवादी तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। अब हमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से ढूंढना है, यानी अब हमें सिर्फ 3 कीवर्ड्स को ध्यान रखना है कि
कहाँ पे महावरदान या वरदान होगा, समझदार और समर्थ होगा। तो चलिए ढूंढते हैं अपने पैसेज में कि ये शब्द कहाँ पे आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पे वरदान लिखा हुआ है। तो देखिए मिल गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए अच्छे स्वास्थ्य को महावरदान कहा गया है। अब मैंने क्या कहा था, जहां कीवर्ड मिले उससे पहले की एक दो लाइनें पढ़ लीजिए। क्यों कहा गया है? लिखा हुआ है कि जब दूसरों को भी सुखी बनाने का प्रयास करता है तथा समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर पाने में समर्थ होता है। तो क्या कहा जा रहा है, जब व्यक्ति खुद जो है स्वस्थ है तो क्या करेगा कि दूसरों को भी सुखी बनाने का प्रयास करेगा और समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर पाने में समर्थ होगा। तो देखिए अब आपका कहीं समर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर आपका क्या हो गया कि स्वस्थ व्यक्ति ही समर्थ होते हैं। ठीक है, तो अच्छे स्वास्थ्य को महावरदान क्यों कहा गया है? क्योंकि जो स्वस्थ व्यक्ति होंगे वही समर्थ होंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र और मानवता की सेवा करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। कहा जा रहा है कि राष्ट्र और मानवता की सेवा करें, इसके लिए किसी व्यक्ति के स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है कि उसका शरीर स्वस्थ हो, निर्बल शरीर, भाग्यवादी दृष्टिकोण या कमजोर शरीर। तो इसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्बल और अशक्त व्यक्ति कैसे बन जाते हैं। तो देखिए कई ऑप्शन है, निराशावादी, आशावादी, कर्मवादी या समाजवादी। तो अब हमें ढूंढना है दुर्बल और अशक्त व्यक्ति कहाँ लिखे हुए हैं। इससे पहले वैसे हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए सबसे नीचे की लाइन में लिखा हुआ है, इसलिए प्रायः देखा गया है कि दुर्बल और अशक्त व्यक्ति निराशावादी और भाग्यवादी बन जाया करते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि दुर्बल और अशक्त व्यक्ति कैसे बन जाते हैं? वो निराशावादी और भाग्यवादी बन जाते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखा किस तरह अगर हम पैसेज को पहले ना पढ़ के सिर्फ क्वेश्चंस पे जाएं तो उनके कीवर्ड्स को ध्यान में रख के हम जो है पूरे पैसेज को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है कि सुश्री लीजा की अंग्रेजी भाषा की कक्षा में पठन और लेखन के कौशल पर अधिक ध्यान देते हुए, देखिए एक टीचर हैं जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जो क्लास है उसमें पठन और लेखन के कौशल पर अधिक ध्यान दे रही हैं और उसके सटीक प्रयोग को बहुत महत्व दे रही हैं। वह लक्ष्य भाषा के अभ्यासों को मातृभाषा में अनुवाद करने के लिए पर्याप्त समय देती है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि वह भाषा के अभ्यासों को मातृभाषा में अनुवाद करने के लिए पर्याप्त समय दे रही है। किसकी बात हो रही है? भाषा के अभ्यास की। तो पूछा जा रहा है कि वो किस विधि का प्रयोग कर रही है, मौन तरीका, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, व्याकरण अनुवाद विधि या संरचनात्मक मौखिक स्थिति उत्पन्न उपागम। तो यहाँ पे वो क्या ध्यान दे रही है? भाषा के अभ्यासों को मातृभाषा में अनुवाद करने के लिए पर्याप्त समय दे रही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। देखिए संप्रेषण का मतलब होता है कि मतलब मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु या विचार को भेजना क्या है? संप्रेषण है। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रही है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग कर रही है। क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्न में से कौन सा मौन पठन के बारे में सही है। देखिए मौन पठन का मतलब ये होता है कि जब विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की जाए कि वो अपने होठों को बिना हिलाए चुपचाप पढ़ेंगे, मतलब जहाँ उनके होठ भी नहीं हिलेंगे। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 138 है कि लेखन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता कौन सी है। कौन सी पूछी जा रही है? लेखन को प्रभावित करने वाली, तो वो होती है डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया क्या होती है? जहाँ पे पढ़ने संबंधी दिक्कत होती है। डिसकैलकुलिया क्या होती है? जहाँ पे कैलकुलेशन, क्या लिखा है? कैलकुलिया, मतलब जहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत है उसे क्या कहेंगे? डिसकैलकुलिया कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 139 है कि निम्न में से कौन सी मुक्त रचना लेखन गतिविधि नहीं है। मतलब पूछा जा रहा है किसमें फ्री होके जो है लेखन गतिविधि नहीं की जा सकती। पहला है अनुच्छेद लेखन, दूसरा पत्र लेखन, संवाद लेखन या स्तरानुसार निर्देशित लेखन। तो देखिए कहीं भी अगर आपको निर्देश दिया जाए तो वहां पे आप मुक्त रचना नहीं कर सकते। तो इसमें आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 140 है कि सुश्री सुधा अपनी कक्षा में बच्चों को प्राथमिकता देती हैं। वो सुनिश्चित करती हैं कि उन्हें अपने बच्चों से अंतःक्रिया करने के अधिक से अधिक अवसर मिले। वो अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखती हैं। वो किस सिद्धांत का अनुसरण कर रही हैं? व्यक्तिपरक अंतर का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, बाल केंद्रित अधिगम का सिद्धांत या अनुकरण का सिद्धांत। तो देखिए मैंने आपको जो है इससे पहले जो
क्वेश्चन आंसर कराए थे, तो उसमें इसको समझाया था। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा कि इसमें क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है कि सुश्री निशु कक्षा 7 के विद्यार्थियों को वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा रही हैं। वह वाक्यों के प्रकारों के उदाहरण देती है जिन्हें हम बहुधा सुनते हैं। सुश्री निशु किस प्रकार शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण कर रही है? तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह वाक्य के प्रकारों के उदाहरण दे रही है, मतलब एग्जाम्पल दे रही है। और जब टीचर पढ़ा रही है पहले एग्जाम्पल दे रही है, तो इसका मतलब वो किस विधि का प्रयोग कर रही है? वो आगमनात्मक विधि का प्रयोग कर रही है। यानी वो किस तरफ जा रही है? आगमनात्मक से निगमनात्मक की तरफ। क्योंकि हमें पता है आगमन विधि क्या है, जिसमें पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर रूल सेट किए जाते हैं। आगमन विधि में क्या होता है? एग्जाम्पल से किसकी तरफ जाते हैं? हम रूल की तरफ जाते हैं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 142 है कि आयशा ने इस बात का संज्ञान लिया कि उसका विद्यार्थी रमेश उन अपरिचित शब्दों पर बहुत अधिक ध्यान देता है। एक टीचर क्या ध्यान दे रही है कि जो उसका स्टूडेंट है वो उन अपरिचित शब्दों पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा है जो उस प्रदेश कार्य को पढ़ने के लिए जरा भी प्रासंगिक नहीं है। इसलिए रमेश अपने प्रदेश कार्यों को पढ़ने में हमेशा पीछे रह जा रहा है और उसे प्रदत्त कार्य बहुत कठिन भी लगते हैं। रमेश क्या नहीं कर पा रहा है? टीचर इस बात का ध्यान दे रही है कि जो भी पढ़ने का कार्य दिया जा रहा है उसमें जो उसका स्टूडेंट रमेश है वो उन शब्दों पर बहुत ध्यान देता है जो उस पढ़ने के कार्य के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ पढ़ने के लिए दिया जा रहा है और जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं है आप उसी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। मतलब आप उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहे हो। मतलब क्या नहीं समझ पा रहे हो? जो संदर्भ है उससे अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1, संदर्भ से अर्थ ग्रहण करना, मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया वही नहीं समझ पा रहे हो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 143 है, जब विभिन्न स्वनिमिक यानी व्यंजन या स्वर ध्वनियों की बात की जा रही है को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनाने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ते हैं, तब ये क्या कहलाता है? देखिए, जब भी किसी आप व्यंजन या स्वर ध्वनियों को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनाने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ते हैं तो उसे क्या कहलाते हैं? सस्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सस्वर कहते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी स्वानिमिक की ध्वनि शब्द की वर्तनी के आधार पर बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? इसे भी हम क्या कहते हैं? सस्वर कहते हैं। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है कि श्री रवि ने एक जांच पत्र बनाया है। अब कोई व्यक्ति है जिनका नाम रवि है, वो एक जांच पत्र बनाते हैं जिसमें अधिकतम प्रश्न पाठ्यक्रम या जांच के उद्देश्य से मेल नहीं खा रहे। तो उनके जांच पत्र में किस बात की कमी है कि जो उन्होंने जांच पत्र बनाया है उसमें जो पाठ्यक्रम या जो जांच का उद्देश्य होना चाहिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने नहीं डाले हैं। तो पूछा जा रहा है कि उनके जांच पत्र में किस बात की कमी है? आभासी वैधता, विषय वस्तु की वैधता, विश्वसनीयता या भेद मूलक या पक्षपातपूर्ण सूची। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी भेद मूलक। भेद मूलक क्यों होगा? क्योंकि उन्हें जिस उद्देश्य से रिलेटेड जांच पत्र बनाना था उन्होंने उन उद्देश्यों को उसमें समाहित नहीं किया है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4। 146 है कि अध्यापक अनुमान, पठन प्रक्रिया और प्रश्न के योग से बनी युक्ति का प्रयोग अपने विद्यार्थियों के किस कौशल को पुष्ट करने के लिए कर सकते हैं? क्या कहा जा रहा है कि अध्यापक के बारे में कहा जा रहा है कि अनुमान, पठन, प्रतिक्रिया और प्रश्न के योग से बनी युक्ति का प्रयोग करके विद्यार्थी के किस कौशल को पुष्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें अगर अध्यापक अनुमान, पठन और प्रक्रिया और प्रश्न के योग से बनी युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब अध्यापक क्या करना चाह रहे हैं? उसके लेखन कौशल को पुष्ट करना चाह रहे हैं। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 147 है, कड़क चाय, अतिरिक्त सामान, हठी मनोवृत्ति, कोमल फूल, ये शब्दावलियां निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? शब्दकोश इस शब्दावली को शब्दों के ऐसे मेल के रूप में परिभाषित करता है कि ये 2 या 2 से अधिक शब्द एक साथ इस प्रकार इस्तेमाल किए जाएं कि वे सुनने में सही लगें। समझ गए आप लोग? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कड़क चाय, अतिरिक्त सामान, हठी मनोवृत्ति, कोमल फूल, ये किसके उदाहरण है? विन्यास के, संप्रेषण के, विरोधाभासी के, अतिशयोक्ति के। तो देखिए, अगर शब्द के पहले कड़क, कोमल इस तरह का प्रयोग किया जाए तो ये किस चीज के लिए यूज होते हैं? संप्रेषण को बेहतरीन बनाने के लिए किए जाते हैं। मतलब किसको अच्छा करने के लिए? कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2, संप्रेषण। 148 है कि सुश्री सुधा ने अपने विद्यार्थियों को किसी पति पत्नी की दिवस सारणी पढ़ने के लिए दी। अब एक टीचर है, सुधा नाम है,
और अपने स्टूडेंट को वो हस्बैंड वाइफ की जो है टाइम टेबल पढ़ने के लिए देती हैं। तो पति का टाइम टेबल ये है कि 6 बजे उठता है, 7 बजे जिम जाता है, 8:30 बजे जिम से लौटता है। पत्नी का क्या है कि 5:30 बजे जगती है, 6:30 बजे जिम जाती है और 7:30 बजे जिम से लौट आती है। अब टीचर कह रही है कि बताओ जिम में पति या पत्नी किसने अधिक समय बिताया। ये तो स्टूडेंट को टीचर को आंसर देना है, पर आपको क्या आंसर देना है कि सुश्री सुधा जो टीचर हैं अपने विद्यार्थियों को इस तरह के अभ्यास देकर भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रही हैं। कई सारे ऑप्शन है, व्याकरण अनुवाद विधि, संरचनात्मक मौखिक स्थिति उत्पन्न उपागम, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण या मानवीय उपागम। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4 मानवीय उपागम होगा। इसमें किस विधि का वो प्रयोग कर रही है, मानवीय उपागम का प्रयोग कर रही है। तो देखिए मानवीय दृष्टिकोण या उपागम का मतलब क्या है कि इसके द्वारा जो है मनुष्यों की मानवीय प्रेरणाओं और अनौपचारिक कार्य पद्धति पर विशेष बल दिया जाता है। तो वो जो टीचर समय सारणी पढ़ के फिर जो उनको कह रही है कि किसने ज़्यादा जो है जिम में टाइम बिताया, तो इसमें वो क्या कर रही है, वो जो है भाषा शिक्षण की मानवीय उपागम की विधि का प्रयोग कर रही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 में कि निम्न में से कौन सी पठन की गलत आदत है। हल्का स्वर उच्चारण, अंगुली रख के पढ़ना, ये भी सही है कि हल्का स्वर का उच्चारण होना चाहिए, उंगली रखकर पढ़ना चाहिए। फिर अगला है प्रतिगामी नेत्र गति। तो देखिए इसमें आपका क्या होगा, पढ़ने की गलत आदत है, उसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, 50 है कि निम्न में से कौन सा घटक भाषाई निपुणता के लिए सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्या पूछा जा रहा है कि भाषाई निपुणता के लिए कौन सा घटक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सटीक उच्चारण के साथ पढ़ना, अच्छी लिखावट में अभ्यास कार्य करना, सटीकता और प्रभाव विकसित करना या कम लागत वाली शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो देखिए इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 1 जो कह रहा है कि सटीक उच्चारण के साथ पढ़ना। ठीक है, तो भाषाई निपुणता के लिए सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है कि आप सटीक उच्चारण के साथ पठन करें। तो देखिए इसके साथ हमारी जो हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास थी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही आपने कितने प्रश्नों को हल किया, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। इसके साथ ही हमारी जो है मंडे से CDP की क्लास शुरू होने वाली है, तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी एक भी क्लास मिस नहीं हो। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपको आपकी तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक आप सभी को नमस्कार।